सुनील बिंदल जी, 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। आप आम आदमी पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव के लिए आप? जस्ट लाइक न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। 2024 के चुनाव के विषय में ये कहूँगा कि 2024 में हरियाणा राज्य से भाजपा का जाना बिल्कुल निश्चित है। इस समय प्रदेश में चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो देश का युवा है, हर वर्ग त्रस्त है। आप देखिए जिंदर जी, इस समय हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है और इस समय हरियाणा में हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इनफैक्ट जो 2014 और 2019 में जो भाजपा सरकार ने वादा किया था, कोई भी वादा भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया। आज प्रदेश में जो माहौल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जो प्रदेश की जनता है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। भाजपा ने अपना कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। ना तो प्रदेश में कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, ना कोई चिकित्सा की व्यवस्था है, बिजली की बड़ी भारी समस्या है और किसान अपनी एमएसपी को लेकर सड़कों पर हैं, व्यापारी परेशान हैं, युवा परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं। इसमें राजेंद्र जी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार के जुल्मों से परेशान ना हो। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से जाना निश्चित है। तो सर, आजकल जो राजनीति जो है वो ज़्यादातर एक भावनाओं के साथ में जुड़ गई है। हिंदू वर्ग कहीं पर आकर के लोग ले आकर के बैठ जाते हैं, कहीं जो है वो हिंदू मुस्लिम बाद की राजनीति हो गई है। पहले लोगों के अंदर बहुत आपसी भाईचारा सौहार्द हुआ करता था और बड़े सिद्धांतों की राजनीति हुआ करती थी। वो सिद्धांत अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी एक दुखदाई बन गया है कि राजनीतिक में आए या समाज सेवा करें या नहीं करें। तो क्या कहना है? इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का एक ध्रुवीकरण का एक तरीका है। कैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई खोदी जाए, वो भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन के समय करती है। आप इस समय देख लीजिए, जो इस समय जो नूह में हुआ वो आपके सामने है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ध्रुवीकरण का प्रयास है, पर इस प्रयास में वो इस बार बुरी तरह फेल हो चुके हैं। जो प्रदेश की जनता है वो समझ चुकी है कि ये ध्रुवीकरण का प्रयास है और भाजपा ने अपनी पुरजोर कोशिश करी कि किसी तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई उत्पन्न की जाए। आप ये देखिए किस तरीके से नूह में जब एक पुलिस अधीक्षक के द्वारा परमिशन ना देना तो उसको छुट्टी पर भेज दिया जाता है जी। उसके बावजूद वहां पर जो यात्रा है वो निकाली जाती है और जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर का जो बयान आया है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिट्टू बजरंगी को तो गिरफ्तार कर लिया है और मोनू मानेसर अभी भी सरकार की गिरफ्त से बाहर है। वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर आकर बयान दे सकता है पर वो सरकार की गिरफ्त से बाहर है। इस पर सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इससे लगता है कि इसमें सरकार की मिलीभगत है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा ये जो दंगे थे ये प्रायोजित थे और ये किसी षड्यंत्र के तहत थे। हरियाणा में जो नूह के दंगे हुए, तो अभी आप देख रहे हैं जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको हम बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ कहा जाता है, जो देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम करता है, अब आजकल की राजनीति के अंदर जो है उनको भी दबाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो दूसरी तरीके की बात कर रहा है, जो सोशल मीडिया है वो दूसरी तरीके की बात कर रहा है। सोशल मीडिया अगर सही आवाज़ को उठाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको दबाने का काम करती है। तो ये जो परिवर्तन आ गया है, क्या आपको नहीं लगता है कि पत्रकारों पे भी राजनीतिक दबाव अब ज़्यादा पड़ने लग रहे हैं ताकि पत्रकार अपनी बात को कह ना सके या समाज की या सरकार की जो बातें हैं उसको उजागर ना कर सके? राजेंद्र जी, ये तो देश में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जो भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ बोलता है, जो भी व्यक्ति कोई आवाज उठाता है, उस पर झूठी धाराओं में पर्चा करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई खोल दी जाती है। उसके खिलाफ इनकम टैक्स का
और ईडी की रेड करवाई जाती है। ये तो इस सरकार का एक मुख्य एजेंडा है अपने विरोधियों को दबाने का। आप देखिए कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेशों में जाकर कहते हैं इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पर हिंदुस्तान में अभी डेमोक्रेसी है कहाँ? यहाँ पर तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से इस समय हिंदुस्तान में जो हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देता है तो यहाँ पर मोदी जी और भाजपा ऑर्डिनेंस लाकर उसको चेंज कर देते हैं। इस समय हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है कहाँ? इस समय तो देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। तो सर आज के एक चीज़ और भी है, अभी आप जैसा कि देख रहे हैं देश के अंदर अब दो पार्टियां, एक इंडिया बनी है और इंडिया के नाम पर जो है देश की जितनी भी 26 पार्टियां थी, देश लेवल की बड़ी पार्टियां सब एक हुई हैं और एक होने के बाद में वो एकत्रित होकर के समाज में एक परिवर्तन लाने का जो एक निर्णय लिया जा रहा है सरकार के खिलाफ, जो केंद्र सरकार के खिलाफ। तो उनको आप क्या मानते हैं कि ये जो पार्टियों का मेल हुआ है वो पूरी तरीके से संगठित और कोई नई रोशनी देशवासियों को देने का प्रयास करेंगे? देखिए इस समय ना देश में जरूरत है भाजपा को सत्ता से हटाना। भाजपा ने 2014 से लेकर 2023 तक जुमलों के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। आज देश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। आप ये देखिए आज देश में कौन सा वादा, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 और 2019 में जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था, कौन सा वादा पूरा किया? 2014 में प्रधानमंत्री जी ये कहा करते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज आप देख लीजिए कहीं से भी किसी विभाग से कोई ईंट उठा के देख लीजिए, उसके नीचे से भ्रष्टाचार का जिन निकलता है। अभी आप देख लीजिए ये द्वारका जो एक्सप्रेस हाईवे है जिस पर अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया था 18 करोड़ रुपए के हिसाब से पेमेंट होनी थी, 250 करोड़ रुपए के हिसाब से पेमेंट हो रही है। आप देख लीजिए इस समय जो भ्रष्टाचार का जिन है वो इस समय चारों तरफ देश में है इस समय, और जो देश की जनता है वो बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है। मोदी जी ने कहा कि लोगों की जेब में 15 लाख रुपए आएंगे। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। 2022 तक हर व्यक्ति के सिर पर छत होगी, डॉलर की कीमत कम होगी, देश में महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। आप बताइए कुछ हुआ हो तो बताइए आप। जी। अच्छा, आजकल जो है दो जोड़ी बहुत जो है जबरदस्त चल रहे हैं। केजरीवाल जी इधर जो दिल्ली की राजनीतिक सत्ता संभाल रहे हैं, उधर पंजाब के भगवत मान जी जो है वो संभाल रहे हैं और एक संगठित होकर के जो है जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में भी उन्होंने एक कार्यक्रम किया है जिसमें अपार भीड़ दिखाई दी है। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा में भी अब कोई नया परिवर्तन होगा और एक नई दिशा और दशा जो है वो राजनीति की अब चमकने का काम करेगी आम आदमी पार्टी के माध्यम से? देखिए जी हरियाणा में 2024 में भाजपा का जाना तय है। भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे वो सत्ता में आ सके। लोग इसमें त्राही त्राही कर रहे हैं और हर वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर है। शायद ही प्रदेश में कोई ऐसा विभाग होगा जहां पे भ्रष्टाचार ना हो। और इस समय बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इस समय हरियाणा में त्राही त्राही है और 2024 में भाजपा का जाना निश्चित है। सुनील बिंदल जी, आजकल क्योंकि समय के अनुसार जो है लोगों को शिक्षित एक लोग अब ये चाहते हैं कि लोग जो है जो हमदर्दी होनी चाहिए उसके साथ साथ जो है क्या आने वाले चुनाव में यदि अगर सरकार आपको अगर चुनाव के लिए यहाँ पर विधानसभा या लोकसभा के लिए अगर आपको प्रत्याशी बनाती है तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे या लोगों जनता की सेवा में आप सर्वोपरि उतरेंगे, क्या खरे उतरेंगे? देखिए राजेंद्र जी, मैं तो आम आदमी पार्टी का कार्य करता हूँ। अभी इलेक्शंस काफ़ी दूर है। ये तो पार्टी को तय करना है कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। अभी मैं कोई कंटेंडर नहीं हूँ और पार्टी जिस व्यक्ति को भी चुनाव के लिए कहेगी वो व्यक्ति पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा और हम उसको सहयोग नहीं, उसमें करेंगे। ये भी कहा गया है ना क्योंकि हम क्योंकि केजरीवाल सरकार के द्वारा भी ये कहा गया है कि हम स्वच्छ छवि के जो व्यक्ति हैं, जो निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं और जिनकी एक लोगों के अंदर एक पकड़ है, क्योंकि करनाल में आपको काफ़ी आपके चाहने वाले भी हैं, समर्थक भी हैं। तो ऐसे में अगर जनता भी चाहेगी कि आप अगर चुनाव में अगर चुनाव करनाल लड़ें तो। में करनाल में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे चेहरे हैं। मैं कोई अकेला नहीं हूँ। जिस भी व्यक्ति को पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए
पूरी पार्टी संगठित होकर उस व्यक्ति का साथ देगी। मैं अभी आपको ये नहीं कह सकता कि कौन व्यक्ति पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेगा और पार्टी किसको टिकट देगी। हम तो पार्टी के एक सिपाही हैं। पार्टी यदि कहेगी चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी यदि किसी और व्यक्ति को चुनाव के लिए कहेगी तो पार्टी के सभी लोग संगठित होकर उसका साथ देंगे। तो सर, अब समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोगों को एक लोकप्रिय जो है एक विचारधारा जो है वो समावेश जो है वो जनता तक पहुंच सके? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा हरजिंदर जी, 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी लुभावने वादे किए थे, किसी भी अपने वायदे पे ये खरी नहीं उतरी। प्रदेश पर जो कर्ज है, जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कमान संभाली तो लगभग 60 लाख करोड़ रुपए था। आज ऐसा लगता है कि अभी जो 3.25 लाख करोड़ है, जब तक भारतीय जनता पार्टी जाएगी ये 4 लाख करोड़ हो जाएगा। तो इस समय जो ये एक कर्ज का बोझ हरियाणा वालों पर छोड़ के जा रहे हैं, और जो इस समय हर वर्ग इनसे त्रस्त है, चाहे वो किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे संतुष्ट हो। और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से जाना 100% तय है। एक चीज बताएं कि उपल जी जो है, जो पत्रकार रहे हैं काफी लंबे समय से, जो है उन्होंने करनाल में एक सेवा भी करी है, पत्रकारिता का एक अच्छी जान पहचान भी रही है, अभी तक उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके प्रति भी कुछ? क्योंकि आप काफी अच्छे उनसे संबंध भी हैं, आपका वार्तालाप भी कभी कई बार हुई है, क्या कोई संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? जिंदर जी, आकर्षण उपल एक बेहद निर्भीक और ईमानदार पत्रकार हैं। जिस तरीके के झूठे, बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में जो उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत जो एक और झूठा मामला दर्ज किया गया है, वो प्रदेश की जनता जानती है कि वो किस तरीके से झूठा फैब्रिकेट करके उन पर आरोप लगाया है। मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है, और अभी मेरे ख्याल से 17 या 18 सितंबर को उनकी बेल पर सुनवाई है, और हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। वैसे क्या कारण है कि उनको इतनी जल्दी बेल क्यों नहीं मिल पा रही है? काफी लंबा समय हो गया है, जबकि पत्रकारिता में इतना बड़ा कोई अपराध भी नहीं था उनका। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, क्यों इतना लंबा समय लग रहा है? क्या कहीं पर किसी का दबाव पड़ रहा है या राजनीति खेली जा रही है? क्या कारण हो रहे हैं जो, जबकि आप कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पर विश्वास है, तो इतना होने के बावजूद भी उस पर क्यों सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तारीख एडवोकेट भी तारीख पे तारीख क्यों ले रहे हैं? क्या कारण हो रहा है? देखिए राजेंद्र जी, न्यायिक प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो आकर्षण उपल जी पर जो आरोप हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और निराधार हैं। वो एक षड्यंत्र के तहत उन पर आरोप लगाए गए हैं। वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे। वो सरकार के खिलाफ जितने भी गलत काम, जितने सरकार के खिलाफ थे, वो जितने भी गलत कार्य हो रहे थे, वो बड़ी प्रमुखता से जनता की आवाज़ को उठा रहे थे और सरकार का काला चिट्ठा लगातार खोल रहे थे। उनसे सरकार काफ़ी परेशान थी, तो एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है, और हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है और उनको जल्दी ही न्याय मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। JL न्यूज, नया जमाना, नई सोच।